Hello student, today we will discuss about CBSE sample paper economics का 2024-25। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, टुडे आई विल डिस्कस विद यू सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो सेक्शन बी है इंडियन इकोनॉमी का वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो जब भी आपको पास पेपर आता है तो आपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, फिलअप, असर्शन, रीजन। ठीक है, तो मैचिंग, तो उसको आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको देखने में लगता है पेपर इजी है तो वो फटाफट कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है, और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो उनको लगता है यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, हाँ मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपने जो ऐसे क्वेश्चन है उनको, वैसे तो सारा पेपर ही ध्यान से पढ़ना होता है, बट ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसलिए इनको मतलब पढ़ते समय, रीड करते समय बी केयरफुल। क्लियर? तो टुडे जो हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बाकी जो आपके पास ये सैम्पल पेपर है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, तो आप उसको वहां से भी ओपन कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपकी मतलब कन्वीनियंट उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सैम्पल पेपर, उसमें आपको प्रोवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप करे गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, जिसमें प्राइसेस कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, डिमांड इसलिए नहीं कर पा रहे। ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, डिफ्लेशनरी गैप भी अच्छा नहीं है। तो कह रहे कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप। गवर्नमेंट डिफ्लेशनरी गैप को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये ऑप्शन आपकी गलत है, बिकॉज जो सिक्योरिटी होती है ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक भी इशू कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये उसके द्वारा परचेज नहीं की जाती, गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। और सेकंड आपके पास आ रहा है द सेंट्रल बैंक परचेजेस। कह रहा है सेंट्रल बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको सेंट्रल बैंक परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है ओपन मार्केट में, टू इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी कि गवर्नमेंट ने इशू की, सेंट्रल बैंक उसको फिर बाय कर लेता है, जिससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो यानी कि उनके जो पैसा है, क्रेडिट क्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, उनकी जो अबिलिटी ऑफ लैंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी इससे। क्लियर? तो यानी कि सेंट्रल बैंक उस सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। यानी कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन इज राइट। ठीक है, यानी कि आपके पास अब ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। हमें पता है हमारा असर्शन तो ट्रू है ही नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आ रही है हमारे पास, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। हमें फिर पता पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे जाके क्या लिखा है, क्योंकि हमारी असर्शन ए है ही गलत। ठीक है, थर्ड आपके पास ऑप्शन आ रही है ए इज ट्रू, फिर वही बात वो कह रहा है ए इज ट्रू, हमें पता है हमारा ए रॉन्ग है। और डी ऑप्शन दे रहा है वो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आपकी जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर, कि ए इज फॉल्स, हमें पता है ए फॉल्स है, और बी अजीजन इज ट्रू। ठीक है, तो इसलिए आपकी डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? अगर आपको ये ब्लर दिख रहा है तो यू कैन ओपन सैंपल पेपर इन लिंक गिवन बिलो। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, द कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड, कि लोगों को वो फ्री फूड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इतने का बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना। ठीक है, ऑफ द पीरियड 5 ईयर, 5 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, ये टाइम पीरियड दे दिया है, तो यानी कि फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें हमारे बजट के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए गए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार है तो उसको जो हमें नहीं चाहिए उस पर प्रोडक्शन नहीं करना, जिन गुड्स को चाहिए उसकी प्रोडक्शन करना। ठीक है, उस पर शिफ्ट कर देना, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो कह रहे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तीसरा आ रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। चौथा आ रहा है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। यानी कि आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट
रिच पीपल्स पे ज़्यादा टैक्सेस लगा के तो वहाँ पे उनको एक फ्री वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पे पहुंचना है अगर, मस्ट बी एडेड टू जीवीए। जीवीए बेसिक प्राइस पे दी है तो उसको मार्केट प्राइस पे कैसे पहुंचना है। मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हमेशा नेट को ऐड किया जाता है, यानी कि नेट मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पे नेट को ऐड किया जाएगा, यानी कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स नेट डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग दे रखे हैं, सब्सिडीज अलग दे रखी हैं, तो यानी कि आपने इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है, माइनस जाएगी आपके पास सब्सिडीज। यानी कि आपके पास इसकी ऑप्शन आ रही कह रहा है प्रोडक्ट टैक्स, कह रहा है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, सी आ रहा है प्रोडक्शन टैक्सेस, सी नेट प्रोडक्शन टैक्सेस आ रहा है। तो यानी कि आपके पास इसकी कह रहा है वो ऑप्शन आ रही है बी इज राइट आंसर, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। क्लियर। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस आएंगे इसमें, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है माइनस सब्सिडीज। क्लियर। फिर आपके पास फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट, वो पूछ रहा है डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है सरप्लस एंड डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। मार्केट फोर्सेस किस में काम आती है, आपने पढ़ा होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑप्शन नहीं होगी आपके पास, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑप्शन आएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। माइनस फ्लोटिंग में नहीं आएगा, डर्टी फ्लोटिंग में नहीं आएगा, यानी कि मार्केट फोर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर ही होती हैं, ठीक है। क्लियर। ऑप्शन बी। फिर आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है करेक्ट ऑप्शन बतानी है, आपने रेफरेंस लाइन दे रखी है। रेफरेंस लाइन यानी कि आपको ये जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के टॉपिक में है, ये जो लाइन है दैट इज रेफरेंस लाइन। एक और क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया, पेपर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइंस। और जो अब आपका क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है जो रेफरेंस लाइन है वो कौन से डिग्री के एंगल पे है, 45 डिग्री के, अलग अलग गलत ऑप्शन दे दी, 60 डिग्री एंगल है, 75 है, 30 डिग्री। हमें पता है वो जो रेफरेंस लाइन है दैट इज 45 डिग्री के एंगल पे है। क्लियर। यानी कि आपकी ऑप्शन आएगी ए इज द राइट आंसर, 45 डिग्री एंगल। फिर आपके पास 6 क्वेश्चन आ रहा है, एज पर डाटा, ठीक है, प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट, कह रहा है टोटल रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट की टोटल रिसीव्स है उसमें से कह रहा है अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग को हमने ऐड नहीं करना, जो रिसीव्स के अंदर अदर देन बोरोइंग, ठीक है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड, कहते हैं जो गवर्नमेंट की जो बजट की टोटल रिसीव्स है ये एस्टिमेटेड होती हैं, ठीक है, एक्चुअली होती, याद रखना। एक वैसे भी और क्वेश्चन साथ में डिस्कस होते जाएंगे, ठीक है, ये एक्चुअल नहीं होती, एस्टिमेटेड है। कहता है एस्टिमेटेड इतनी है रिसीव्स और एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इतना है, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट को नेचुरली डेफिसिट है, हमें घाटा है गवर्नमेंट को। तो वो किस टाइप की डेफिसिट है, हमें था प्राइमरी, फिजिकल, ठीक है ना, रेवेन्यू, कौन से डेफिसिट्स है, यानी कि आपने क्लियर कट पढ़ा हुआ है जब भी गवर्नमेंट का ऐसे डेफिसिट आ रहा है अदर देन बोरोइंग है, जो अदर देन बोरोइंग यानी उसको आप ऐड नहीं करे तो दैट इज ऑलवेज फिजिकल डेफिसिट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर। अब आपके पास आ रहा है 7th क्वेश्चन आ रहा है, स्टेटमेंट दे रखी है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी, वो कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी, एमपीसी क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आने पे जो कंजम्पशन में चेंज आती है, तो वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी, क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू यूनिटी हो सकती है, 1 हो सकती है, यस, बिकॉज जब हम सारी इनकम को कंज्यूम कर लेते हैं दैट इज 1, एमपीसी एट दैट टाइम 1। अब दूसरी यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है एज द इनकम ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस, जब इकोनॉमी की इनकम इंक्रीज करती है द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, कह रहे हैं जो कंजम्पशन में चेंज आ रहा है इज ऑलवेज मोर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या वो प्रोपोर्शनेट जो चेंज इन कंजम्पशन है इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इनकम, मतलब मोर देन चेंज इन इनकम है, नो, बिकॉज कभी भी हम जो चेंज इन इनकम है तो उससे ज़्यादा हम कंजम्पशन नहीं करते, चेंज इन कंजम्पशन हमारी कभी भी चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सारी बातें हम डिटेल में वैसे कर चुके हुए हैं, पर साथ के साथ अभी भी मैं आपको टर्म्स क्लियर कर रही हूँ, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपकी स्टेटमेंट ए दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू यानी कि फर्स्ट सही है तो सेकंड इज फॉल्स, यानी कि हमें स्टार्टिंग में पता लग गया यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, तो फिर बाकी आपको मतलब इतना ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है जब हमें अपना आंसर फर्स्ट में मिल गया, यानी कि आपके पास
फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो कभी भी पर जब चेंज इन इनकम में आने से कंजम्पशन, कभी भी चेंज इन कंजम्पशन ग्रेटर देन चेंज इन इनकम नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका आंसर है स्टेटमेंट ए, फर्स्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 8th आ रहा है, इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमिन्ड बाय एडिंग। वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड कैसे ऐड की जाती है। आपके पास एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे सी आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है, ठीक है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि जीरो लेवल, जो नेगेटिव जीरो लेवल इनकम पे भी होती है, जो आपने करनी है, ठीक है ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। एक होती है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जो इनकम के इंक्रीज होने पे आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। दूसरी इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्लियर। तो फिर आपके पास कह रहा है इन टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिटर्मिनेंट्स क्या आपके पास होते हैं, सी एंड आई, यानी कि यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी है, ठीक है। और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शन देखोगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, नो, ठीक है। मगर ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, नो। फिर आपके पास आ रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नो। फिर कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नो, ठीक है। यानी कि कह रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, जब इनकम में चेंज आई तो कंजम्पशन भी हुई, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लियर। यानी कि एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट को ऐड करोगे तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, जो आपके पास ये आ रहा है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। फिर आपके पास 9th आ रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है फॉरेन ग्रांट इन एड रिसीव्स डू नॉट लीड एनी क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पे कोई क्लेम नहीं है, जब हमें यानी कि कोई ग्रांट इन एड, कोई हेल्प मिलती है, रिसीव करते हैं, तो वो हमें क्लेम यानी कि उसको वापस नहीं करना, राइट, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ ये सही है, जो भी ग्रांट से एड है वो हमारा क्लेम नहीं है, हमारी लाइबिलिटी नहीं है कोई, हमने उसको देना नहीं है वापस, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आ रहा है डिस्पोजल ऑफ, आ रहा है इक्विटी बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मार्केट में लेड टू ए डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि जब गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग को, ठीक है, उसको मतलब सेल कर देती है, तो यानी कि मार्केट मतलब, ठीक है, उसको कर देती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन मार्केट में लीड टू डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के वो एसेट डिक्रीज होंगे, यस सही है। तो गवर्नमेंट अपनी अंडर सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको सेल कर देती है, यानी उसका शेयर कुछ छोड़ देती है, तो उसके जो एसेट्स में डिक्रीज होता है, यानी कि बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। अब आप यहाँ पे ढूंढो, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। फिर आ रहा है आपके पास 10th आ रहा है, बेस्ड ऑन उसने डायग्राम दे दिया है, जहाँ पे उसने 2020-2024 के ना ट्रेड दिखा दिया है। ओवरऑल ट्रेड क्या, मर्चेंडाइज होता है विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, प्लस सर्विसेज दे दिया उसने, ठीक है। वो कह रहा है ये जो डॉटेड वाला ये आपके पास एक्सपोर्ट है और दूसरा आपके पास इंपोर्ट है, तो वो पूछ रहा है आपके पास कि 2024 में बताइए इसका मतलब क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस क्या था। यानी कि आपके पास अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ठीक है सरप्लस है। अगर आपके पास इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिसिट है। तो यानी कि जब आप इसको लगा रहे हो, इसको यानी कि आपने ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, तो आपने 2024 का देखना है, ये आपके पास एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, यानी कि आपके पास इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि आपका ये डेफिसिट है, तो आपके पास ये सी टर्म आएगी, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल आ रहा है लॉन्ग जॉब, कह रहे हैं वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, कह रहे हैं एनडीपी एट एफसी निकालिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करने लगी हूँ, अब पूछा है आपसे वो एनडीपी एट एफसी निकालिए, ठीक है। तो एनडीपी एट एफसी यानी कि एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, क्लियर। तो ये आपके पास दे रहा है उसने वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है हमने एनडीपी एट एफसी, तो आपको ये टर्म दे रखी है, तो आप टर्म में देखोगे कि कौन सा जो आपके पास मेथड इनकम एक्सपेंडिचर या कौन सा मेथड आपके पास यहाँ पे सूटेबल हो रहा है, तो आप टर्म्स देखोगे, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर मेथड जो आता है गवर्नमेंट का दैट इज सूटेबल है, ठीक है। तो जब एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग जब निकालते हैं तो दैट इज जीडीपी एट एनपी आता है, ठीक है, यानी कि जीडीपी एट एनपी। उसके अकॉर्डिंग आपके पास फार्मूला क्या आता था, सब आता था आपके पास प्राइवेट फाइनल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ स्पेस के कारण, आपने पेपर में पूरा लिखना है, प्राइवेट फाइनल
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, जो आगे आपके पास ये आ रही है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको आप चेंज इन स्टॉक भी कहते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। आपके पास ये फॉर्मूला है, जिस टर्म के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन अब टर्म्स देखोगे आपके पास प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके पास दे रखा है, हाउस होल्ड मतलब एक्सपेंडिचर आ गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन आपके पास दे रखी है 800, क्लियर। फिर आ रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको दे रखा है 170, यानी कि 170, ये सारी वैल्यूज आपके पास करोड़ में है, ठीक है। तो फिर आपके पास आ रहा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्लियर। ग्रॉस मतलब ये तो सॉरी ये तो हो गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर तो आपको ये बताया हुआ है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी होती कई बारी, तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे तो आपके पास ग्रॉस आ गया, तो फिर आपने उसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देना है। और अब यहाँ पे क्या आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म दे रखी है, मैंने आपको वहाँ पे जब फॉर्मूलेस कराए थे तो आपको मैंने क्लियर कट बताया था। यानी कि अब उसने हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आपकी एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि 150, फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120, फिर आपके पास आ रहा है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपके पास 500। ये तीनों चीजों को आप तीनों टर्म को आप ऐड करोगे 150 प्लस 120 प्लस ये आ रहा है आपके पास 500, ठीक है, क्लियर ना। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल भी कर दी हमने, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हो गया था, ठीक है, ये आपके पास ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500 आ गया, ठीक है। प्लस आपने अब इन्वेंट्री स्टॉक ऐड करना है अपने पास, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये आपके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस 140 दे रखी है 140। अब आपने उसमें इसमें नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, अब यहाँ पे आपको दे रखा है उसने एक्सेस ऑफ इंपोर्ट, यानी कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, तो यानी कि आप इस टर्म को फिर क्या करोगे, अब आप इस टर्म को माइनस करोगे, ठीक है। यानी कि जब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास जीडीपी एट एमपी आएगा। तो हमें उसने पूछा है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी पूछा है, तो जो आपके पास जो वैल्यू आएगी जीडीपी एट एमपी की, तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है उसमें आपके पास यहाँ पे आपके पास आया ये जीडीपी एट एमपी, आपको चाहिए नेट, तो यानी कि आप क्या करोगे इसमें जाने के लिए आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि जो आपके पास जीडीपी एट एमपी आएगी उसमें आपने जीडीपी एट एमपी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस 40 कर देना है। फिर आपने एमपी से एफसी पे जाना है, एफसी पे जाना है यानी कि माइनस निट कर देना है, ठीक है ना, निट माइनस कर देना, आपको निट दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 70। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। एनडी यानी कि जीडीपी एट एमपी निकला आपके पास ना, जीडीपी एमपी निकला, तो आपने वहां पे उसमें नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, फिर आपने एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आपकी नेट माइनस होंगे, ठीक है। तो आपके पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का आपके पास अब एक और पार्ट था कि कह रहा है कि स्टेट द स्टेप्स मतलब अपने एस्टिमेशन करना है नेशनल इनकम अंडर इनकम मेथड, ठीक है, यानी कि यहाँ तो ये न्यूमेरिकल करोगे या आप करोगे इनकम मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके पास पता है आपको इनकम मेथड क्या था आपके पास, यानी कि उसने पूछा स्टेप्स पूछे नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी पूछी नेशनल इनकम, ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो इनकम मेथड का फॉर्मूला था वो था एनडीपी एट एफसी, एनडीपी सॉरी एनएनपी एट नहीं एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इनकम मेथड लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, पहले हम इनकम मेथड लगाएंगे, ठीक है। इनकम मेथड का फॉर्मूला बता देना आपने, पहले तो जो टर्म है आपके पास
तीनों सेक्टर्स में प्राइमरी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर की आइटम्स को अलग अलग कर लो। तो फिर आपका फार्मूला क्या था इसके पास, इनकम मेथड का। इनकम मेथड का फार्मूला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख रही ड्यू टू स्पेस, आपने पेपर में पूरा लिखना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, ठीक है, फार्मूले को लिख दोगे आप। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कि जो भी उसको वेजेस दिए थे, लेबर्स को वेजेस दिया थी, वेजेस इन काइंड है, ठीक है, मैंने कि वेजेस इन कैश, जो कैश वेजेस दे दी, या वेजेस इन काइंड, पैसा ना देके किसी और रूप में दे दी। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, इसमें अगर तीनों सी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्ट ना देके उसके पार्ट दे रखे हैं तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ में, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के फिर आपके पास आगे पार्ट थे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। फिर आपके पास आती थी मिक्स्ड इनकम। क्लियर, ये आप तीनों इस पूरा फॉर्मूला लिखोगे, इसको एलेबोरेट करोगे तो हर टर्म को एक्सप्लेन करोगे क्या क्या है, फुल फॉर्म में लिखोगे तो फिर ये आपके पास आएगा एनडीपी एट एफसी। तो हमें चाहिए, पूछा उसने एनएनपी, नेशनल इनकम पूछनी है, एनएनपी एट एफसी चाहिए। यानी कि आप फिर क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे उसमें, तो आपके पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। क्लियर, आपको 11th क्वेश्चन भी क्लियर। नाउ आपका जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन कह रहा है मैं आपको, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया होगा लिंक में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। तो मैं क्वेश्चन जो है आपको मतलब बोल रही हूँ। 12th क्वेश्चन के आपके पास कह रहा है कि यानी कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 हेड्स। यानी कि जो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है वो 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, आप दोनों कैटेगरी को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। हमने इसको पढ़ा हुआ है, 2 कैटेगरी है टैक्स रेवेन्यू की, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जैसे कि इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, जो यानी कि जिस पर्सन पे लगाया जाता है, जिस पे इम्पोज किया जाता है, उसी को पे करना पड़ता है। और इसका जो इम्पैक्ट एंड जो इंसिडेंट है यानी कि उसी पर्सन पे है, सेम पर्सन पे जिस पे इसको इम्पोज किया गया है, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, यानी कि जो इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट अलग अलग है। यानी कि इम्पैक्ट यानी कि जिसने इसको पे किया, यानी कि मान लो सेल्समैन है, उसने मतलब इसको पे एक्चुअली उसने किया, ठीक है, लाइबिलिटी टू पे उसकी थी, बट एक्चुअली इंसिडेंट शिफ्ट किस पे हुआ, ये हम कंज्यूमर पे, जब हमने गुड्स को कंज्यूम किया तो पे हमने किया, ठीक है ना। इसका यानी कि एक्चुअल जो बर्डन था वो हम पे पड़ा और पे किसने किया, सेल्समैन ने, ठीक है ना। तो यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गुड्स ऑन सर्विसेज पे जो लगाए जाते हैं, ये इसका इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट अलग अलग पर्सन पे होता है, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। और जो डायरेक्ट टैक्सेस है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑन द सेम पर्सन, इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर, ये आपके पास 12th क्वेश्चन था कि वही टैक्स जो रेवेन्यू की जो कलेक्शन है उसको मतलब आप एक्सप्लेन कीजिए। क्लियर 12th क्वेश्चन। अब आपके पास 13th क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, FPI, ठीक है ना, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। वो कह रहा है, उसने क्या मतलब कह रहा है कि 2023-24 में जो इनफ्लो हुआ है, मतलब अपना कितने डॉलर, 32.4 बिलियन, इतना मतलब आपके पास इनफ्लो हुआ है। तो कह रहा है आप बताइए इन विच सब अकाउंट, ये मतलब विच साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है किस साइड्स पे रिकॉर्ड की जाएगी। क्वेश्चन क्लियर, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो FPI में मतलब आपने ड्यूरिंग विद नेट जो इनफ्लो हुआ है वो $32.4 बिलियन, ये कह रहे हैं किस अकाउंट में आएगा। यानी कि ये आपका क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज इनफ्लो हो रहा है आपका कैपिटल का, जो आपका जो कैपिटल है उसका इनफ्लो हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड हुआ तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बाहर से इनफ्लो हो रहा है FPI में, तो आपका ये मतलब क्रेडिट साइड है, इनफ्लो है, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसको मतलब आएगा कैटेगरी में।
क्लियर क्वेश्चन। अब आपके पास इसी का सेकंड पार्ट आ रहा है, कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट का मतलब क्या है? डेफिसिट का मतलब यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, रिसीप्ट्स हमारी कम है, ठीक है, यानी कि रिसीप्ट्स कम है, यानी कि टोटल इनफ्लो, इनफ्लो मतलब रिसीप्ट्स होगी, टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आर लेस देन द टोटल आउटफ्लो ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा इनफ्लो है वो आपके पास कम हो रहा है, लेस देन है, जो आउटफ्लो है वो आपका ज़्यादा है ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। क्लियर, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब आपके पास 14th क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है सेविंग कर्व, कह रहा है सेविंग कर्व को आपने ड्रॉ करना है फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, ठीक है ना, कंजम्पशन कर्व से आपने सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है। 14th क्वेश्चन है, यानी कि आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपको पास पता है 14th क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, हाँ 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है, यानी कि कह रहा है आपने सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब आपको पता है ये आपके पास ये है, यहाँ पे आपकी आ रही है इनकम, क्लियर, इनकम है, और यहाँ पे आपकी कंजम्पशन आ रही है। ये आपके पास क्या होता है, एक एग्रीगेट सप्लाई है, या आप इसको इनकम कह सकते हो, 45 डिग्री के एंगल पे होती है, और जो कंजम्पशन होती है ये आपकी कंजम्पशन, ठीक है, दैट्स आपकी वाई एक्सिस पे यहाँ पे स्टार्ट होती है, बिकॉज आपकी जीरो लेवल इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। आप इसको कोई पॉइंट दे लीजिए, और ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है, सारी इनकम को कंज्यूम कर लेते हो, आपकी सेविंग जीरो है। अब इसी आपने इसी कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम ही जाएगी और यहाँ पे आपकी आ रहा है सेविंग। आपको पता है आपकी ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि एट दैट टाइम आपकी जो आपकी पुरानी सेविंग को यूज कर रहे हो, क्लियर। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मेजर करके जितना भी है आपने इसको वहां से एक नीचे तक उतना ले लेना, यानी कि ये आपकी फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और यहाँ पे जो आपकी y इक्वल टू सी है, एट दैट टाइम आपकी जो सेविंग होती है जीरो होती है। फिर इस पॉइंट को आपने इसके साथ मैच कर देना है, कोई भी आप नेम दे दीजिए z के, ठीक है, इसको आप इसके साथ मैच कर दीजिए और आप फिर इसको आगे ले जाओगे, क्लियर, यानी कोई आप इसको ये एसएस दे दो, एसएस नेम दे दो, ठीक है ना, ये आपकी जो सेविंग कर्व है आपने कंजम्पशन कर्व से ड्राइव की है, और ये आपकी अपनी पैरेलल जाएंगी, ठीक है, क्लियर। ये आपकी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, और आपको दूसरी तरह भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर है, मैंने आपको लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इसी क्वेश्चन का था, ये था 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है, दो इकोनॉमीज दे दी उन्होंने, दो इकोनॉमीज है ए एंड बी, ठीक है, यानी कि एक का दो इकोनॉमीज है, वो कह रहा है एक की ऑटोनोमस कंजम्पशन इतनी है, दे रखी है उन्होंने ऑटोनोमस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इतना है, क्लियर। वो कह रहे हैं एमपीसी ए का, एक इकोनॉमी का कितना है और बी इकोनॉमी का इतना है, तो कह रहे हैं एट ब्रेक इवन लेवल, मतलब एट ब्रेक इवन लेवल इनकम ऑफ ए की आपने लेवल ऑफ इनकम बताना है। आपको पता है ब्रेक इवन लेवल अभी आपने किया है, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू सी, ठीक है। अब सी आपके पास क्या होता है, सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, जो आपकी ये जो स्लोप शो कर रही है, ठीक है ना, एमपीसी एंड वाई। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपके पास आ रही है 40, ठीक है, 40 इज इक्वल टू एमपीसी आपके पास आ रहा है, फार्म इकोनॉमी ए का निकाल रहे हैं 0.6y, क्लियर, यानी कि आपके पास ये आया, यानी कि आपके पास उसको एक्सप्लेन करके आया, आपके पास y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.4, सॉरी इसको ऐसे कीजिए, आप इधर ले जाइए, यानी कि y माइनस 6.5 इज इक्वल टू 40, ठीक है, यानी कि 0.4y इज इक्वल टू 40, और y कितना आ गया आपके पास, जब 40 अपॉन 0.4 इंटू 10 ऊपर चला गया, यानी कि आपके पास आ गया ये 100, ठीक है, 100 करोड़, यानी क्लियर आपको, ये आपके पास कैलकुलेशन क्लियर, इजी है। y 1 में से माइनस किया आपके पास 0.4, y इज इक्वल टू 40, यहाँ पे आपके पास आ गया फिर 0.4y, y है 40, 40.4, 0.4 का यानी कि ऊपर फिर 10 हो गया, 400 अपॉन 4 इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 करोड़ है आपका ब्रेक इवन लेवल पे एक इकोनॉमी की
इनकम। अब दूसरा आ रहा है आपके पास इक्विलिब्रियम पूछ रहा है इसी क्वेश्चन का, ये 14th का ए पार्ट था, 14th का बी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ रहा है फॉर इकोनॉमी बी, कहता है निकालो। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो ना वाई इज इक्वल टू सी। अब वाई निकालना है हमने, सी क्या है, सी होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी, ठीक है, एमपीसी प्लस आई, ठीक है ना, यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है आपके पास, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो सी किसके इक्वल है, सी प्लस एमपीसी इंटू वाई प्लस आई। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है आपके पास 40 प्लस एमपीसी, यहाँ पे बी फॉर्म का देखना आपने 0.8, इनकम हमने निकालनी है, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी दे रही है उसने 100, ठीक है, यानी कि आपके पास आया y क्या, y इज इक्वल माइनस यहाँ पे इधर आ गया, क्लियर, यानी कि आपके पास ये आ गया 140, ठीक है, 0.2y इज इक्वल टू 140, y के कैसे निकला आपके पास, यानी कि वही 140.2 इंटू, यहाँ इसको 2 को हटा के ये आपको ऊपर चला गया, यानी कि आपका बना ये 700 करोड़ है जो आपके पास आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर बी इकोनॉमी। क्लियर, ये आपको अच्छे से मैंने करवाया हुआ है। ये था आपके पास 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन क्लियर आपको। अब आपके पास 15th क्वेश्चन आ रहा है। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, नहीं है तो आपके पास लिंक में प्रोवाइड है सैम्पल पेपर। कह रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड, उसने क्या किया है, यानी कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की गई है, इन्वेस्टमेंट की गई है, तो नेचुरली उस इन्वेस्टमेंट से मतलब इनकम में चेंज आएगा, इंक्रीज होगा। तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई है, एक इकोनॉमी में 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई है, तो वो कह रहा है जो उनकी एमपीएस थी 20%, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं 20% एमपीएस है वो सेव कर रहे हैं, बाकी इसका कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर, यानी कि 1000 रुपीज की आपके पास इन्वेस्टमेंट की गई है, और 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में कितनी इनकम इंक्रीज हुई, ये हमने मतलब निकालना है। क्लियर, तो यानी कि 1000 रुपीज फर्स्ट 1000 जब आपके पास करोड़ ये इन्वेस्टमेंट हुई है, तो यानी कि जब इन्वेस्टमेंट की, यानी कि पहले राउंड में इनकम कह रहा है 1000 है, ठीक है, यानी कि अब 1000 इनकम से वो कह रहा है कि आपके पास 20% यानी कि 1000 का 20/100 इंटू 1000 यानी कि 200 आपकी क्या है सेविंग है, और 800 उसने क्या कर लिया कंज्यूम कर लिया। जब हमने 800 कंज्यूम किया तो ये जो 800 था इस सेकंड राउंड में किसी पर्सन की क्या बनी, इनकम बनी, ठीक है, उसकी इनकम बनी, और फिर उसने क्या किया 800 का 20% के अकॉर्डिंग उसने इसको कंज्यूम कर लिया, यानी कि 512 और 160 उसने इसको सेव कर लिया। 160 कैसे आया 20%, 20/100 फिर इंटू 800, आपके पास 20% 160 आया। फिर ये 112 किसी की इनकम बनी, ठीक है ना, 112 फिर आपकी किसी की इनकम बनी है, तो उसने क्या किया, सॉरी ये आपके पास आ रहा है 640, क्लियर, वो कह रहा है फिर 640 में किसी की इनकम बनी आगे जाके, फिर उसने उसका 20% सेव कर लिया, यानी कि 20/100 इंटू 640 इज इक्वल टू 128 सेव कर लिया, और 512 उन्होंने उसका सेव कर लिया। ये चलता रहेगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक आपको पता है जो K होता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, यहाँ पे इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, या आप इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो एमपीएस उसके साथ सेविंग के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। हमें पता है एमपीएस कितना है हमारे पास, K इज इक्वल टू एमपीएस कितने 0.2 था, यानी कि 0.2 इज इक्वल टू, यानी कि आपके पास ये आ रहा है 10/2, यानी कि 5 मल्टीप्लायर आपके पास क्या आ रहा है 5, यानी कि अगर 1000 आपकी इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो यहाँ पे आपका ये 5000 आएगा, 5000 करोड़, क्योंकि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्या है, क्योंकि आपके पास ये इनकम है, ठीक है ना, इनकम कितना चेंज इन इनकम आएगा 5000, सॉरी यहाँ पे आएगा 5000 आएगा, तो यानी कि आपके पास यहाँ पे आया उसकी 1000 उसकी वो है, और ये उसकी 4000 कंजम्पशन थी। क्लियर, यानी कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने से 5000 इनकम इंक्रीज हुई,
तो वो आपके पास आ गया। ये कैसे पता लगा? बिकॉज ऑफ के, मल्टीप्लायर इफेक्ट। यही उसने उससे आपसे पूछा गया। क्लियर आपको ये क्वेश्चन? अब आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको एक लंबा सारा पैराग्राफ दिया दे रखा है काफ़ी। उसमें क्या है, फंक्शंस, मनी के फंक्शंस के बारे में बताया गया है। व्हाट इज मनी, मनी की क्या टाइप्स हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं, और डिजिटल करेंसी जो आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के बारे में, उसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपसे कि कोई आप इसकी मनी की मतलब कोई भी टू फॉर्म्स के बारे में बताइए। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी पढ़ते तब भी आपको आंसर पता है, क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। कोई भी दो फॉर्म दे सकते हो। मेटल करेंसी, उसमें मेटल करेंसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर मेटल करेंसी है, ठीक है ना। इनकी जो इंस्ट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि जितने के बने हैं उतनी उनकी वैल्यू है, ठीक है ना। अगर कहते हैं हमारे पास इतने का गोल्ड कॉइन है, यानी कि उसको जो बनाने में उतनी ही उसकी वैल्यू है। जो गोल्ड लगा है उस पर उतना ही गोल्ड है जितना उसकी वैल्यू है, ठीक है। दैट इज मेटल करेंसी के बारे में बताया गया। दूसरा इसमें पेपर करेंसी जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पेपर करेंसी के बारे में बताया गया, रुपीज़ नोट के बारे में। क्लियर? तो और पूछा गया साथ में सेकंड क्वेश्चन में आपके पास जो डिजिटल करेंसी बताया गया है, जो उसकी आरबीआई की सीबीडीसी, इसके कुछ बेनिफिट्स पूछे हैं क्या है। नो डाउट बेनिफिट इसके ये हैं, आपके पास जो करेंसी बताई गई है इससे कि आपके पास डिपेंडेंसी ऑन कैश है, ठीक है ना। रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क है, आपको कोई लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये सारे इसके बेनिफिट बताए गए। इजी टू कैरी, ठीक है ना। डिजिटल करेंसी है जो इजी टू कैरी है, कोई आपको थोड़ा सा इसका लॉस मतलब रिड्यूस मतलब आपके पास आ रहा है डिपेंडेंसी ऑन कैश, ठीक है। तो लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क, ये सारे इसमें आपके पैराग्राफ के बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। 17 में क्या किया है, हाइपोथेटिकल एक डेटा दे दिया गया आपको। ये मैंने डेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। उसने 2023 की नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर, ये दोनों दे रखी हैं, ठीक है। पूछा गया परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में परसेंटेज चेंज देनी है आपने। और एक पूछा गया आपसे 23 यूजिंग 2020 एज ए बेस ईयर। तो आपके पास क्या आ रहा है इसमें, चेंज इन कैसे निकलेगी, चेंज इन, ठीक है ना, चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू दे रखी है 4500, यही है ना, 4500 माइनस 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी 4000, जो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 12.5%, यानी कि 12.5% आपके पास चेंज आया है। क्लियर? तो जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है अपने पास अब 17 था ना, ठीक है। क्लियर? 17। अब 17 का उसमें सेकंड पार्ट पूछा गया है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट की गई है, कंस्ट्रक्शन आपने फ्लाईओवर बनाना है, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट है, जीडीपी पे इन्वेस्टमेंट की गई, उस पर पब्लिक कोई ये मल्टी लेन फ्लाईओवर है, उसका जीडीपी पे क्या इफेक्ट बना। नो डाउट गुड इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना, जिससे इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या हुआ, हमारे पास जो हाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, ठीक है ना। हमें एक मतलब मोटिवेशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज से आपकी अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। ये सारे आपके जीडीपी पे इसका गुड इफेक्ट पड़ा। क्लियर? ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। और अब इसका और पार्ट है, ये तो था 17 का एक फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट उसका इन्वेस्टमेंट की गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब आ रहा है आपके पास और पार्ट, इसका और पार्ट आ रहा है, वो कह रहा है उसने क्लासिफिकेशन बता दिया कि फाइनल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, कह रहा है मतलब बेसिक द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स इनटू कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स। कह रहा है क्या ये डिपेंड करता है इनके एंड नेचर यूज पे, यानी कि गुड्स दे दिया आपको, फाइनल गुड कहते हैं वही गुड आपके पास, फाइनल गुड कंजम्पशन गुड भी है और कैपिटल गुड भी है। क्या आप इसको डिफेंड करते हो कि रिफ्यूट करते हो स्टेटमेंट।
हम इसको डिफेंड करेंगे, क्योंकि सेम गुड जो आपके पास सेम गुड है वो आपके पास कंजम्पशन गुड भी हो सकती है और कैपिटल गुड भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन एंड यूज। क्लियर? कैसे? जैसे अपने स्विंग मशीन है, अगर तो मैं अपने पास स्विंग मशीन घर के यूज़ के लिए ले रही हूँ तो दैट इज़ कंजम्पशन गुड। अगर मैं वही स्विंग मशीन कोई अपना मतलब टेलर जिसने अपना आगे अपना वर्क करना है, उस पर सोर्स ऑफ इनकम है उसका, वो यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ कैपिटल गुड। ठीक है ना? सेम गुड कैन बी कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड यूज ऑफ, मतलब उसका एंड यूज कैसे है, आप एंड पे उसको कैसे यूज करते हो। क्लियर क्वेश्चन? अब आज के बाद आपके पास आगे आ रहा है, कह रहा है उसका सेकंड पार्ट दे रखा है कि नेचुरल कैलेमिटी है, मतलब उसके कारण लॉस हो गया, हिल स्टेशन में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई, तो बता रहा है वो बताइए ये डेप्रिसिएशन है कि कैपिटल लॉस है। ये हमारे पास हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये मतलब जो भी आपके पास नेचुरल कैलेमिटी आती है ये अनफोर्सिन है। नेचुरल कैलेमिटी होगी, थेफ्ट होगी, ये अपने डेप्रिसिएशन में नहीं आते। जो फोर्सिन है जिसका हमें आइडिया होता है दैट इज उसको डेप्रिसिएशन में लेते हैं, उसका एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रखा जाता है। तो नेचुरल कैलेमिटी आपकी अनफोर्सिन आ रही है उसके अंदर, ठीक है ना? अनफोर्सिन है तो इसलिए इसको आप, ये कैपिटल लॉस है, ठीक है? और कैपिटल लॉस के लिए कोई भी आपके पास वो फंड आप रिजर्व नहीं रखते। क्लियर? आपको बस ये पूछा गया इसमें एग्जांपल देके कि बताइए कैपिटल लॉस या डेप्रिसिएशन, इट इज कैपिटल लॉस। ठीक है? क्लियर? तो ये आपके पास मैक्रो का क्वेश्चन नंबर थे 17 डिस्कस कर लिया मैंने। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमी।